पाकिस्तान रिटेलिएट का सोचेगा नहीं, बल्कि पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। ये वो अल्फाज थे जब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौम से खिताब किया, क्योंकि एक रात पहले इंडिया ने बालाकोट पर एयर स्ट्राइक करके हमारे कुछ दरख्त शहीद कर दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नादी है एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वजह कोई भी हो, लेकिन ईरान ने पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी करके बहुत बड़ी ज़्यादती की है और 400 किलोमीटर अंदर तक पाकिस्तान में ईरान ने मिसाइल दागे हैं। ये इलाका था पंजगूर का। मैं थोड़ा सा आपको इसका पस मंज़र बता दूं। एक तंजीम है जैशुल अदल। ईरान का मौक़िफ़ है कि वो CIA स्पॉन्सर्ड है। बिल्कुल ठीक है। फिर ईरान कहता है कि सीस्तान में एक मस्जिद में धमाका हुआ जिसमें ईरान के 10 अफराद शहीद हुए, 10 या 10 से ज़ायद। उसमें भी जैशुल अदल, जिसको ईरानी जैशुल जुल्म कहते हैं, कि वो मुलविस थी। तो बहरहाल इसको बहाना बनाकर ईरान ने पाकिस्तान के अंदर मिसाइल भी दागे और ड्रोन अटैक्स भी किए, जिससे इब्तदाई इतलात के मुताबिक 2 बच्चे जो है वो शहीद हुए और 3 बच्चियां जो है वो जख्मी हुई हैं। जिस तरह मैंने पहले जो है वो अर्ज किया कि वजह कोई भी हो, यानी दोनों मुल्कों में कोऑर्डिनेशन मौजूद है, दोनों मुल्कों के सफारती तल्लुकात हैं, दोनों मुल्क जो है वो आपस में इंटेलिजेंस शेयरिंग करते रहते हैं। तो इस दफ़ा क्या हुआ कि ईरान ने बगैर किसी इतला के बलोचिस्तान के इलाके पर जो है वो मिसाइल दागे। अब इसको आप अगर ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में देखें तो ये खुदा न खास्ता किसी बड़ी जंग का जो है वो नुक्ते आगाज हो सकता है। यानी कुछ भी हो जाए, हमारे अंदर के इख्तलाफात कुछ भी हों, लेकिन पाकिस्तान के लिए चाहे वो कोई सी पार्टी है, चाहे वो कोई सा तबका है, वो तो एक जान है। आप ज़रा सा फ़र्ज़ करें कि अगर पाकिस्तान रिटेलिएट करता है और पाकिस्तान जो है वो ईरान पर हमला करता है, खुदा न खास्ता, तो इसके क्या नताइज बरामद होंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि दुनिया में इस वक्त जो 5वीं बड़ी फ़ौज है वो पाकिस्तान की है। इसके अलावा आप ये भी जानते हैं कि दुनिया की जो है 7वीं न्यूक्लियर ताकत वो पाकिस्तान है। ईरान ने बैक वक्त इराक को निशाना बनाया, अरबिल के इलाके में अमरीकी कौंसलेट के जो है ना वो करीब। इसके अलावा ईरान ने शाम को निशाना बनाया और इसके अलावा पाकिस्तान को निशाना बनाया। इराक के बारे में ईरानियों का कहना था कि वहाँ पे जो है वो मुसाद का हेडक्वार्टर है अरबिल में, और वहाँ पे हमारे हम पर हमलों के जो है वो प्लानिंग होती थी। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा किया ईरान ने, और उन्होंने इराक पे मिसाइल दागे। उसके बाद शाम के बारे में अदलब जो शहर है उसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ दैश के जो है वो ठिकाने थे और दैश ईरानी हमलों में मुलविस थी, लिहाजा उसको भी ईरान ने निशाना बनाया। लेकिन पाकिस्तान पर जो ईरान ने जो निशाना बनाया पंजगूर में, उसकी वजह जो है वो काफ़ी कमज़ोर है, उसकी क्रेडिबिलिटी काफ़ी कमज़ोर है, क्योंकि उसका नतीजा भी कुछ हासिल नहीं हुआ। हालांकि अरबिल और शाम का जो हमला है उसके भी बज़ाहिर अभी तक बैनुल-अक़वामी मीडिया के मुताबिक कोई ख़ास टारगेट ईरान ने हासिल नहीं किया। लेकिन पाकिस्तान पर मिसाइल दागना और पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी करना वो हर बैनुल-अक़वामी कानून के ख़िलाफ़ है। अब पाकिस्तान को ये सोचना चाहिए कि आया ये 9 मई से बड़ा सान्या है या 9 मई से छोटा सान्या है, क्योंकि 9 मई के बाद इस मुल्क में जो इस मुल्क में गदर मचा हुआ है वो आपके सामने है। और एक बात अपने मोहतरम व्यूअर्स को बता दूं
کہ جب آپ کمزور ہوتے ہیں اور یہ اسٹیبلش ہو گیا ہے کہ پاکستان کمزور ہے، پاکستان معاشی طور پہ کمزور ہے، پاکستان سیاسی طور پہ کمزور ہے، پاکستان قانونی طور پر کمزور ہے، تو پھر آپ کا سب سے قریبی دوست بھی آپ پر وار کرنے سے نہیں چوکتا، اور وہی ہوا۔ ہمارا اندرونی خلفشار، ہمارا اندرونی سیاسی بگاڑ، ہماری اندرونی معاشی حالت، ہم ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں ہیں، ادارے ایک پیج پر نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ایران کو موقع ملا اور ایران نے یہ انتہائی قدم اٹھایا۔ جس طرح میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ اختلافات اپنی جگہ، پارٹیاں اپنی جگہ، لیکن وطن کو ماں کہا جاتا ہے، پاکستان ہماری ماں ہے، اور فوجی جو بھی اس پر جو ہے وہ رد عمل دیں گے، پوری قوم کی اس کو حمایت حاصل ہوگی، لیکن درخواست یہ ہے دونوں طرفوں سے کہ وہ تدبر کے ساتھ اور وہ حکمت عملی کے ساتھ اس کو جو ہے معاملے کو نپٹائیں، اور دوسرا یہ دیکھیں کہ کوئی پاکستان کو وہ اس جنگ میں دھکیلنے کی کوشش تو نہیں کر رہا۔ بحر احمر میں پہلے بھی حالات بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں، ادھر سے حوثی ہیں، ایران ہے، پھر لبنان میں جو ہے وہ حزب اللہ ہے، تو یہ سارے معاملات کو دیکھنے کے لیے بہت ہی ٹھنڈے دماغ کی ضرورت ہے، اور پاکستان کے اداروں کو، پاکستان کے دفتر خارجہ کو جو ان کا کام ہے وہ کرنا چاہیے۔ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ ہمیں 2/3 اکثریت دی جائے، ہمیں جو ہے نا وہ سادہ اکثریت دی جائے، اور آپ کے سامنے حیران کن انکشاف کروں کہ قومی اسمبلی کے سارے حلقوں کے لیے وہ نون لیگ کو امیدوار نہیں مل سکے۔ آپ اندازہ کریں کہ 58 ایسی سیٹیں ہیں قومی اسمبلی کی جس پر نون لیگ کے امیدوار نہیں ہیں، یعنی وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنیں گے، پنجاب میں ہمارا وزیر اعلیٰ ہوگا، اور آپ یہاں سے اندازہ کریں کہ جس پارٹی کو تمام سیٹوں کے لیے امیدوار نہیں ملے، امیدوار بھاگ گئے، امیدواروں نے ٹکٹ واپس کیے، امیدواروں نے ٹکٹ منہ پہ مارے، وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے چوتھے دفعہ وزیر اعظم بنیں گے اور ہمیں سادہ اکثریت دلائی جائے۔ یعنی آپ 58 سیٹس، یعنی 58 سیٹ سے پہلے ہی وہ فارغ ہو چکے ہیں، اور جس جماعت پہ ریاستی جبر جاری ہے، جس جماعت پہ سارا ریاستی ظلم جاری ہے، فسطائیت جاری ہے، انہوں نے قومی اسمبلی کا ایک حلقہ بھی خالی نہیں چھوڑا، اور ہر حلقے پر پاکستان تحریک انصاف کا امیدوار موجود ہے۔ ان تمام حالات کے باوجود وہ مقابلہ کرنے کے لیے کھڑا ہے اور وہ مقابلہ کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ صوبائی اسمبلی کی بھی 130 یعنی جو ٹوٹل سیٹیں ہیں، پنجاب اور KPK اور بلوچستان اور سندھ، ان کی جو تمام اگر صوبائی اسمبلی کی سیٹوں کو ملایا جائے تو 130 سیٹوں پر نون لیگ نہیں ہے، وہاں پہ ان کو امیدوار نہیں ملا، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے وہ تمام سیٹوں پر امیدوار جو ہے وہ کانٹیسٹ کر رہے ہیں۔ اور جو حالات پاکستان کے چل رہے ہیں اس میں یہ بات بے معنی ہو جاتی ہے کہ آپ جیتتے ہیں یا آپ ہارتے ہیں، آپ اخلاقی طور پہ پاکستان تحریک انصاف جیت گئی ہے بالکل، یعنی اسے اخلاقی برتری حاصل ہے، اس کے ساتھ جو ہوا، جو اس کے امیدواروں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو اس کے ووٹرز اور سپورٹرز کے ساتھ ہو رہا ہے، جو محسن نقوی کی حکومت ان کے فلیکس اتار رہی ہے، بینرز اتار رہی ہے، کاکڑ جو ہے وہ نون لیگ کے بالکل اشاروں پہ چل رہا ہے، تو ان حالات میں تمام سیٹوں پر امیدوار کھڑے کرنا وہ تحریک انصاف کی پہلی فتح ہے۔ تو اپنے محترم ویورز کو بتانا تھا انتہائی اہم کہ 58 قومی اسمبلی کی ایسی سیٹیں ہیں جن پر نون لیگ کو امیدوار نہیں ملے، اور چاروں صوبائی اسمبلیاں ملا کر ان میں سے 131 سیٹوں پر ان کو امیدوار نہیں ملے، اور کل کو اگر ان کو عبرتناک شکست ہوتی ہے جو کہ حالات بتا رہے ہیں تو پھر یہ کہیں گے کہ فلاں نے سہولت کاری کی ہے اور فلاں نے سہولت کاری کی ہے۔ پہلے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کے امیدوار بھی پورے نہیں ہیں۔ 58 سیٹوں کا جو سروے ہے اور انتہائی کریڈیبل جو ہے سروے ہے، اور وہ ہے حبیب اکرم صاحب کا۔ آپ نے ان کو ٹی وی پہ دیکھا ہوگا، وہ شہر شہر جاتے ہیں اور کس طرح ان کا سائنٹیفک سروے ہوتا ہے۔ 58 سیٹوں کے حبیب اکرم کے سروے کے مطابق
52 सीटों पे भारी अक्सरियत के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत रही है, जबकि 6 सीटों पर जो है वो नून लीग का पलड़ा भारी है। और इसमें शांगला शामिल है, इसमें सवात शामिल है, इसमें मानसेरा शामिल है, इसमें मर्दान शामिल है, इसमें पेशावर शामिल है, इसमें चकवाल शामिल है, इसमें मियांवाली शामिल है, इसमें जो है वो गुजरांवाला शामिल है। यानी 58 सीट्स के जो सर्वेज हैं उन सर्वेज में 56 सीटों पर वो पीटीआई वाज़े तौर पर जीत रही है। लेकिन आपको पता है कि 8 फरवरी को जो है वो हमारे बड़े फैसला करेंगे कि रिश्ता किसको देना है, क्योंकि वो अरेंज मैरिज की तरह इस इलेक्शन को करवा रहे हैं कि पहले फैसला कर चुके हैं और उसके बाद 8 फरवरी को वो रस्मी कार्रवाई जो है वो पूरी करेंगे। लेकिन एक वीलॉग में पहले अर्ज किया अपने मोहतरम व्यूअर से, इमरान खान के हमदर्दों से, कि अगर वो न सिर्फ खुद घर से बाहर निकलें बल्कि दोस्तों को निकालें, खानदान वालों को निकालें और इतने डब्बे भर दें वोटों से कि इनको कोई समझ ना आए। और एक और बात आपको बता दूं कि 71 में जब इलेक्शन हुए थे तो बिल्कुल यही सिचुएशन का सामना था शेख मुजीब को। अगर आप डिब्बे भर देते हैं, अगर आप लातादाद वोट इमरान खान के हक में डाल देते हैं तो इमरान खान, कल भी मैंने कहा था कि आपका वोट नहीं है बल्कि ये इमरान खान की आज़ादी का परवाना है। जिस शख्स ने शहजादों जैसी जिंदगी हम लोगों के लिए तर्क कर दी, जेल में जा पड़ा, तो अब आपका फर्ज है, एक तो कौमी फर्ज है, बल्कि दूसरा जो मेरे बहन और भाई न्यूट्रल हैं उनका भी फर्ज है कि वो खुदा का खौफ खाते हुए इमरान खान की मुश्किलात को कम करें और उनके हक में वोट करें। गूगल पे 71% सर्च किया गया है पीटीआई को। अब यहां से अंदाजा करें, गूगल दुनिया का तकरीबन सबसे बड़ा सर्च इंजन है, उस पे 71% वो पीटीआई को सर्च किया गया है। इसने मजीद नींदें हराम कर दी हैं बड़े घरों की और बड़े घर वालों की कि ये क्या हो रहा है। सब कुछ करके देख लिया, मुकदमे, क्रैकडाउन, अगवा, गिरफ्तारियां, कागजात नामजदगी, कागजात हरामजदगी, लेकिन उसके बावजूद गूगल इंजन पे सबसे ज्यादा पीटीआई को सर्च किया गया है 71%। और 71% जो है वो मुंह से कहना आसान है, यानी गूगल ने खुद रिपोर्ट दी है कि 71% जो है वो पीटीआई को सर्च किया गया है। अब बाकी जमातें कहाँ पे खड़ी हैं, ये तो कोई झूठ बोलने वाली बात नहीं है गूगल पे, या ये कोई पैसे देकर, या ये आप कहें कि जी बयानियाँ देकर, ये तो हो नहीं सकता। तो 71% वो पीटीआई को सर्च किया गया है। बहरहाल खुलासा पेश करता चलूं कि ईरान ने बहुत ज़्यादा ज्यादती की है। इसके अलावा नून लीग को पूरे मुल्क में कौमी असम्बली की सारी सीटों पर उम्मीदवार नहीं मिले, 58 सीटें उन्होंने छोड़ दी हैं। इसी तरह सूबाई असम्बली की चारों जो असम्बलियां हैं उनमें 131 सीटों पर नून लीग नहीं है। कल को ये हारे तो ये मैंने कहा रिकॉर्ड आप रख लें। और दूसरा 58 जो हलकों का सर्वे हबीब अकरम साहब ने किया है, उन 58 हलकों में से 52 पे पीटीआई जीत रही है, 6 पे नून लीग का पलड़ा भारी है। और गूगल पे 71%, 70% सर्च किया गया है पीटीआई को। यह आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है, वीडियो को लाइक जरूर किया करें, अगर आप लाइक नहीं करते तो कमेंट जरूर किया करें। दूसरा, मोअज़्ज़िज़ व्यूअर से दरखास्त है कि इस यूट्यूब फैमिली को बढ़ाने में और फैलाने में अपना किरदार अदा करें और इस खाकसार को सब्सक्राइब करें। और बकौल बाबा अशफाक साहब, अल्लाह पाक आप लोगों को आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। एंड मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।